अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर आज पूरा पाकिस्तान खुश है, हर चेहरे पर खुशी है। और ये खुशी क्यों ना हो, अरशद नदीम ने न सिर्फ जेवलिन थ्रो के मुकाबले में ओलंपिक्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि ओलंपिक्स मुकाबलों में किसी भी मेडल को तरसते पाकिस्तान को 40 साल के बाद गोल्ड मेडल भी जितवाया है। अरशद नदीम ने न सिर्फ एक थ्रो से पूरे पाकिस्तान को जोड़ा है, बल्कि पाकिस्तानियों में एक नई उम्मीद भी जगाई है कि वो अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को हैरान कर सकते हैं। वो अरशद नदीम जो चंद महीनों पहले तक प्रोफेशनल नेज़ा यानी जेवलिन ना होने पर परेशान था, ले नहीं सकता था, इसने पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अगर अज़म और हिम्मत और हौसले हों तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपकी कामयाबी के सामने छोटी पड़ जाती है। ऐसे लग रहा है जैसे बड़े ही एक अरसे के बाद कौमी सतह पर पाकिस्तानियों को एक बड़ी खुशी मिली है। सियासी शख्सियात के साथ साथ खेलों, शोबी सेलिब्रिटीज़ भी अरशद नदीम की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। पूरी कौम को अपने हीरो अरशद नदीम पर बड़ा फ़ख्र है। मैं अपनी तरफ से और 92 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, इदारे की तरफ से अरशद नदीम को, उनके अहल खाना को इस शानदार और तारीख़ी कामयाबी पर मुबारकबाद देती हूँ। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तानी सियासत में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हमेशा से ही एक अहम मौजू रहा है। हर दौर में सियासी लीडरशिप और इस्टेब्लिशमेंट के वर्किंग रिलेशनशिप में नशेब व फराज भी आते रहे। PTI के दौरे हुकूमत में जनरल बाजवा और इमरान खान के ताल्लुकात यानी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को सेम पेज टर्म से बार बार याद किया जाता है। अब उस वक्त की अपोजिशन जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये सेम पेज एक आंख नहीं भाता था। जब तहरीक अदम एतमाद के बाद PDM जमातों की हुकूमत बनी, तब भी वो इसी सेम पेज को आइडियलाइज करते रहे। मई 2022 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक शिकवा किया था कि जो अस्करी ताउन लाडले को मिला, अगर हमें मिलता तो आज मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जा चुका होता। मैं बड़े अदब से, बड़ी इनकिसारी से ये कहता हूं कि ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इंतहाई आजी से अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का ये जो शिकवा है अब ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि कल नेशनल उलमा कन्वेंशन में वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के सामने ये तस्लीम कर गए, ये कह गए कि जो ताउन उन्हें इस वक्त हासिल है आज से पहले कभी नहीं था। ये बात बिला खौफ तरदीद करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना ताउन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, शायद इतना ताउन पहले कभी मैंने अपने इस सियासी कैरियर में उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। अच्छी बात है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मिसाली हैं, लेकिन वो तरक्की कहाँ गई जिसने रॉकेट की तरह मुल्क को ऊपर लेकर जाना था। ताल्लुकात तो बहुत मिसाली हैं आज भी, लेकिन महंगाई की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। ताल्लुकात तो मिसाली हैं, लेकिन आपकी गवर्नेंस के ऊपर अवामी गुस्सा भी मिसाली है। ताल्लुकात तो भले ही बहुत मिसाली हैं आज भी, लेकिन इन ताल्लुकात को सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की जो हिकमत अमली है, ये भी बड़ी मिसाली है। ताल्लुकात तो भले ही आज भी बहुत मिसाली हैं, लेकिन आप सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को मौजूद तरीन मुल्क बनाने में नाकामी की भी मिसाली है। ताल्लुकात तो बहुत मिसाली हैं, लेकिन बार बार अवाम के ख़िलाफ़ मुश्किल फ़ैसलों को रियासत बचाओ की मिसाली दलील आपको देना पड़ती है। ताल्लुकात तो भले मिसाली हों, लेकिन इन ताल्लुकात में आप हमारे दिफाई इदारे का दिफा करने में भी नाकाम रहे हैं। ताल्लुकात तो मिसाली हैं, लेकिन आपने अदलिया और पार्लियामेंट को आमने सामने खड़ा करके एक मिसाली कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। आपके ताल्लुकात तो बहुत मिसाली हैं, लेकिन अडयाला जेल वाला बहुत पुरएतमाद है और आपके अंदर मिसाली डर क्यों नज़र आ रहा है? अस्करी लीडरशिप से ताल्लुकात मिसाली हैं तो हुकूमत के आते ही आपके अपने वज़रा हुकूमत के जाने की बातें क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ इमरान खान ने न सिर्फ 9 मई पर मशरूत माफ़ी के बयान की तरदीद की है, बल्कि ये भी कहा गुज़श्ता रोज़ कि जेल से पेशगोई कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है, हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है, इन्हें समझ नहीं आ रही है, मेरे पास तो बहुत वक्त है, इनका ख़त्म हो रहा है वक्त। इमरान खान ने यह भी वाज़े किया कि अगर मौजूदा हुकूमत की ज़ेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे।
अब जहां एक तरफ मिसाली ताउन होते होते हुकूमत की घबराहट पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं जेल में बैठे इमरान खान के कॉन्फिडेंस पर भी हैरत है कि वो कैसे किस बुनियाद पर हुकूमत के खात्मे का टाइम फ्रेम दे रहे हैं। अगर कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला तो फिर ये एतमाद आ कहाँ से रहा है। असद कैसर साहब ने भी कल कहा कि नून लीग हुकूमत छोड़कर भागने के चक्कर में है और मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहती है। मैं बात करूंगी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, जब राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब नवंबर दिसंबर की बाज़गश्त सुनाते हैं और ये कहते हैं कि हालात बदल भी सकते हैं, वो कहते हैं कि निजी महफिलों में आपकी ये बातें हो रही हैं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हालात बदल जाएंगे, इक़्तिदार आप लोगों के पास आ जाएगा। अब जब इमरान खान साहब भी अब ये बात कर रहे हैं कि उनके पास वक्त है, लेकिन इस हुकूमत के पास 2 महीने रह गए हैं सिर्फ, तो वाकई वो जो भी बाज़गश्त सुनाई देती है कभी राना सनाउल्लाह की तरफ से या ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि आप लोगों की टिकटकी बंदी हुई है नए चीफ जस्टिस की तरफ, उम्मीदें लगी हैं उधर, क्या ये बात दुरुस्त है? फिर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ज़ाहिर है चेंज ऑफ गार्ड से फ़र्क तो पड़ता है। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के नीचे पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक बहुत बड़ी बल्कि सबसे बड़ी सियासी जमात से इलेक्शन से जो है पहले उनका इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया गया, ले लिया गया। तो ये एक चीज़ हुई, हालांकि उन्होंने इलेक्शन का ऑर्डर ख़ुद दिया था, लेकिन फिर उनको इंश्योर करना चाहिए था कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी हो। पाकिस्तान की तारीख़ का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन जो है वो हुआ है और इस पे मैं समझता हूँ कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया गया कि इसका जुडिशल इंक्वायरी इसकी हो। हालांकि हमारी एक दरख्वास्त जिसको पिटिशन कहते हैं 184(3) की, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इसका जुडिशल नोटिस ले सकती है इस पूरे इलेक्शन का। तो ये एक उम्मीद है कि अगर चीफ जस्टिस साहब कोई नए आते हैं, हो सकता है वो उसको उठा ले या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ही उठा लें। तो ये 2 महीने इनका जो बात कर रहे हैं खान साहब, कल जो उन्होंने सहाफियों से बात की, तो यही इस कॉन्फिडेंस के पीछे यही वजह है नए चीफ जस्टिस साहब का आना। ये हो सकता है ना हो, जरूरी नहीं है कि वो इस पिटिशन को ले लें। बल्कि मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हो सकता है अगर काजी साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो खुद उसको उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, अभी भी चीफ जस्टिस हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं उनको उसको उठाना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने वो एक तारीखी फैसला दिया कि 8 फरवरी को आप इलेक्शन किए, क्योंकि अता बंदियाल साहब तो नहीं करवा सके ना, उनको करवाना चाहिए था। तो जब इन्होंने किया तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुला खिलाफ वर्जी हुई कि वो तो चलो एक और बहस है ना कि हमसे हमारा निशान ले लिया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इलेक्शन के दौरान जो हमारे साथ हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की, उनके फैसले की खुला वायलेशन है। ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप इलेक्शन करें। सिर्फ इलेक्शन करना तो आइन की जिम्मेदारी नहीं है, उसको आजाद शफाफ भी होना चाहिए। तो खुला तौहीन अदालत हुई है। फिर कमिश्नर रावलपिंडी ने नहीं, वो फिर पार्लियामेंट बीच में आ गई थी ना। आपको याद होगा जब केपी और पंजाब में भी ऑर्डर आया था कि इंतखाबात करवाए जाएं, तो पार्लियामेंट ने एक करारदाद भी पास की थी और कहा था कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात होंगे। अब वही चीज़ दोबारा दोहराई जा रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ नशीस्तों के फैसले के बाद अब अमल दरामद का एक वक्त दिया, अब आप देखें कि इलेक्शन एक्ट तरमीम 2017 उसमें तरमीम कर दी गई हैं। तो बात यह है कि जब हुकूमतों को फैसले अच्छे नहीं लगते, हो सकता है कल को पीटीआई की हुकूमत आए, आप लोग भी यही करें, तो पार्लियामेंट को बीच में ले आते हैं। नहीं, देखें, अगर अल्लाह के हुक्म से हमारी हुकूमत आती है और मैं किसी भी जगह किसी फैसला कौन पोजीशन पे हुआ, इस तरह माजी में इमरान खान साहब ने मेहरबानी फरमाई और काबीना का हिस्सा बनाया, हालांकि मैं स्टेट मिनिस्टर था, लेकिन बहरहाल काबीना मीटिंग में बैठते थे। तो अगर मैं कहीं भी बैठा हुआ, मैं तो अपनी कोशिश करूंगा कि कोई वो गलती ना हो जो ये हुकूमत इस वक्त कर रही है। पार्लियामेंट का काम मुल्की मफाद में, अवामी मफाद में कानून साजी करना है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सियासी मफादात को कवर करने के लिए। चाहे वो तहरीक इंसाफ, चाहे वो आज मुस्लिम लीग कर रही है, नून लीग कर रही है, या पीपल्स पार्टी। मैं समझता हूँ, आपको शाजिया बीवी एक बात में कहूँ, मैं कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा मुजरिम नून लीग से पीपल्स पार्टी बड़ी मुजरिम है। उसकी वजह यह है कि एक शख्स है, वो
जो है कोई गलत काम करता है, लोग उसको बुरा कहेंगे। तो नून लीग ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हम आईन बनाने वाली जमात हैं, हम डेमोक्रेट्स हैं। कभी उन्होंने भुट्टो का वो नहीं फलसफा लोगों के ऊपर वो बेचा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात कि हम डेमोक्रेट्स हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, हमने बड़ी मारे खाई हैं, हमने बड़े कोड़े खाए हैं। जिया साहब के दौर की तरफ इशारा है, डिक्टेटरशिप के खिलाफ हमने MRD चलाई फलाना। जिन जिन लोगों ने कोड़े खाए, जिन जिन लोगों ने वो तहरीक चलाई, उनको चुन चुन के जरदारी साहब ने बेनजीर साहिबा की पीपल्स पार्टी से इतना दूर किया है जितना कोई शख्स जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो पीपल्स पार्टी ज्यादा जुर्मदार मैं इसलिए कह रहा हूं है कि ये सब कुछ कहते हुए, और माजी में की हिस्ट्री है कि जिया साहब के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की और अपनी लीडर तक को गवाया, शहीद हो गई। लेकिन आप आज उसी हाइब्रिड प्लस रजीम का ऐसा हिस्सा बने हैं कि आप हुकूमत में ना बैठकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कि आप जो है हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, ब्लेम भी नहीं ले रहे, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टें भी सारी ले ली हैं। सिर्फ जरदारी साहब की सपोर्ट है या सेम पेज की सपोर्ट है, जिसको कल बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस तरह माजी में इमरान खान साहब बड़ा अप्रिशिएट करते थे सेम पेज जनरल बाजवा के साथ, बड़े हमें तारीफ़ें करते थे सहाफ़ियों के सामने, एंकर्स के सामने, कि बाहर से कोई पैसा लाना हो तो आर्मी चीफ बड़ी मदद करते हैं, सरमायाकारी लानी हो तो बड़ी मदद करते हैं, मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से हम लोग मिलकर लेकर चल रहे हैं। यही तारीफ़ें कल वो भी कर रहे थे। तो सेम पेज अच्छी चीज़ तो है, लेकिन उस सेम पेज का नतीजा तो आप लोगों ने भुगता। मजेदार बात करूं, ये सेम पेज पे ज्यादा जोर तब दिया जाता है जब ये किताब के आखिरी सफ़ात नजदीक हों। अच्छा आप समझ आइए आप लोगों को। तो ऐसा तो नहीं है कि शहबाज साहब ने भी किताब पढ़ ली है, वजीर आला अब रहे हैं, शायद मुझे सुन भी रहे होंगे, मेरी बात सुन के उनकी तबीयत पे बोझ भी पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ शहबाज साहब वजीर आला एक बहुत बड़ी इज्जत वाली पोस्ट है, लेकिन वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है, उसके लिए फिर आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ती है। आप वजीर आला के माइंडसेट से प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं चला सकते। तो मैं देखें, हिस्ट्री के थोड़े बहुत छोटे मोटे स्टूडेंट हैं, जितनी सपोर्ट मियाँ साहब को मिली थी, नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कि बेनजीर साहिबा के पीछे कौम खड़ी थी, लेकिन ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल होता है, IGI बनती है, पैसे तकसीम होते हैं, बेनजीर साहिबा भुट्टो की बेटी, उसका रास्ता रोका जाता है, वही स्टेटस को, जिस स्टेटस को ने इस मुल्क को कभी नहीं उठने दिया, उसके सामने खड़ी करके मियाँ साहब को लाया जाता है। और ये इतनी बड़ी सपोर्ट थी कि जब बीबी वजीर आजम थी, मैं सन 88 की बात कर रहा हूं, मुझे याद है हम 7वीं 8वीं के होते थे, उस वक्त मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को इतनी सपोर्ट थी कि बीबी मोहतरमा लाहौर आती थी, मियाँ साहब ये अपनी इज्जत के खिलाफ समझते थे, अपनी वजीर आजम को वेलकम तक नहीं करते थे। और उससे ज्यादा सपोर्ट फिर मिली 1997 में, जब 2/3 मिली मियाँ साहब को, 2/3 अक्सरियत मिली। और फिर 99 में क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री की स्टडी को बेहतर करें, सपोर्ट आपको बड़ी बड़ी मिलेगी है। ये छोड़ें, परफॉर्मेंस बताएं, परफॉर्मेंस क्या है? बिल्कुल सही। लेकिन जो बांग्लादेश के हालात के साथ आप लोग आज के मामलात को जोड़ रहे हैं, हालात को जोड़ रहे हैं, इमरान खान साहब बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वहाँ के अवाम ने अपने हुकूक हासिल कर लिए हैं। कल तक तो कुछ और बात करते थे, कल तक तो मुजीबुर रहमान को हीरो मानते थे, और फिर 2-4 महीने पहले जो एक वीडियो आप लोगों की चली जिस पर बड़ा वावेला आज तक मचता है, जिसमें गद्दार कौन और क्वेश्चन मार्क लगा के जो करते थे, तो आज कैसे हसीना वाजिद और वो सब कुछ अच्छा हो गया, माजी में इतनी तारीफ़ करते थे और आज वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ हसीना वाजिद की हुकूमत के साथ, क्योंकि वो गलत कर रही थी और आवाम को उनके हुकूक मिल गए। शादिया साहब, इस पे पर्सपेक्टिव जो है वो ठीक होना चाहिए, और वो ये कि खान साहब ने कभी शेख मुजीब को ना हीरो कहा है, ना उसकी कोई तारीफ वगैरह की है। ये कहा था कि मैंडेट उसको मिला था, उसको हुकूमत दे देनी चाहिए थी ताकि मुल्क ना टूटता। उसमें भुट्टो साहब का भी एक रोल है, जहां भुट्टो साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एटम बम वगैरह पे किरदार अदा किया, खत्म नबूवत पे किरदार अदा किया, स्टील मिल पे किरदार अदा किया, वहां उनसे गलती भी बहुत बड़ी हुई, इधर हम उधर तो बहुत बड़ा नारा था। लेकिन शेख मुजीब के बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। देखिए, शेख मुजीब वो आदमी है जिसको अगर तला साजिश से जब आप कनेक्ट करते हैं, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी हुई है
और वो हिंदुस्तान के साथ उसके बड़े क्लोज कनेक्शंस थे। और अभी भी देखिए ये शेख हसीना जो भागी है, ये किधर भागी है? और जाके कोई आप जाके हरमैन शरीफ हैं, जाके पना लो। आप जाके कोई ईरान चली जाओ, आप जाके उस मुल्क में जा रहे हैं जो मुसलमानों का असली दुश्मन है हिंदुस्तान। तो वो क्या वो शेर है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था कि क्या था, तो वो तो उधर पहुंच गई है। तो मैं ये कहूंगा कि ये नज़ारे को खूबसूरत नज़ारे नहीं है कि अवाम घुस रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये उनकी कोई समझता कि इनको इस पे बहुत ज्यादा फख्र करना चाहिए। सही। ये उनके लिए लम्हा फिक्र है कि 17 साल से ये खातून बैठी है, ऐसा उसने अपने मुखालफों को मारा है कि जमात इस्लामी का तो उसने उधर नामो निशान तक मिटा दिया। बिल्कुल। वो खातून बीबी को उसने लोगों को फांसियां दिलवाई, सब कुछ कर बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह जी बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इज़ साइलेंट, इनसिक्योरिटीज़ आर लाउड, यानी पुरएतमादी खामोश और डर बोलता है। मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अब एक ऐसे फेज़ में दाखिल हो गई है हमारे यहाँ जिसे आसाबिक जंग कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा। अडयाला जेल की कैद में इंतहा की पुरएतमादी नज़र आ रही है, जबकि हुक्मरानी के जो ऐवान हैं वहाँ एक डर है। क्या ये पुरएतमादी की इंतहा नहीं कि कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास तो 2 महीने जबकि मेरे पास तो बड़ा वक्त है। क्या ये पुरएतमादी की इंतहा नहीं कि 1 साल से कैद है और बयान आता है कि मुज़ाकरात सिर्फ ताकतवरों से करूँगा और अगर वो नहीं चाहते तो ना करें। क्या ये पुरएतमादी की इंतहा नहीं कि बाहर जाने की डील लेने की बजाय अपना और सियासी मुखालिफिन का नाम ECL में डालने का मुतालिबा सामने आ रहा है। क्या ये पुरएतमादी की इंतहा नहीं कि सफाइयाँ देने या माफ़ी मांगने की बजाय 9 मई के जुर्म के सबूत मांगे जा रहे हैं। क्या ये पुरएतमादी की इंतहा नहीं कि अपनी गिरफ्तारी को ज़्यादती कह रहे हैं और ज़्यादती करने वालों से माफ़ी का मुतालिबा किया जा रहा है। क्या अडयाला जेल में कैदी है, क्या ये उसकी पुरएतमादी की इंतहा नहीं कि पार्टी टूट चुकी है, ख़ुद वो कैद में है, सियासी मुखालिफिन का इक़्तिदार चल रहा है और वो ये कहता है कि उन्हें भागने नहीं देना। क्या ये पुरएतमादी की इंतहा नहीं कि जब भी अडयाला से खबर बाहर आती है उसमें एक जुमला ज़रूर सुनने को मिलता है कि वो तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं या वो मान नहीं रहा। क्या ये पुरएतमादी की इंतहा नहीं कि इसे 32 साल कैद की सज़ा सुनाई गई लेकिन वो मुज़ाहमत की राह छोड़ने को तैयार नहीं हुआ था। क्या ये पुरएतमादी की इंतहा नहीं कि जिसकी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया, लीडर्स तितर बितर हो गए, इंतखाबी निशान छीन कर मैदान में छोड़ दिया गया और वो अपनी मतवक्के जीत का जश्न मनाता रहा। अब सवाल ये है कि ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत से सियासी माहिरीन का मानना है कि खान साहब इस कॉन्फिडेंस में बहुत सी सियासी ट्रेनें मिस कर गए हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, बड़ा कॉन्फिडेंस है खान साहब की बातों में, वो बड़े वसूख से बात कर रहे हैं कि 2 महीने का वक्त है, मेरे पास तो बड़ा वक्त है। ये इस बात को अगर हम जोड़ें 2-3 हफ्ते पहले जो चहमगोइयाँ हो रही थी वो ख्वाजा आसिफ भी कर रहे थे और वो राना सनाउल्लाह भी कर रहे थे। वो अक्टूबर नवंबर से खौफ खा रहे थे, उन्हें खौफ था कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो मामलात बदल जाएंगे, इक़्तिदार इमरान खान के पास चला जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इमरान खान जेल से बाहर आने का मतलब है कि हम सब अंदर चले जाएं। तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? अच्छा, अब आपके सवालों के ये जो आपने इंट्रो दिया, क्या खूबसूरत इंट्रो दिया, यानी आपने मुझसे सीखना शुरू कर ही दिया आखिर। तो एक तो इसके 2 आपके जो सारे को सम अप करूं तो 2 सवाल बनते हैं, एक खौफ, दूसरा कॉन्फिडेंस। खौफ क्यों है और कॉन्फिडेंस क्यों है? खौफ की वजह आपको पता ही है, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन और यानी पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, कुछ भी नहीं इनके पास। और यानी आप देखें कि ना मैंडेट है, ना अवामी मदद है, ना इखलाकी बर्तरी है, एक 1 पेज है सिर्फ, जो 1 पेज है।
और परफॉर्मेंस भी कोई नहीं, गवर्नेंस भी कोई नहीं, और इत्तेहादियों में आपस में इत्तेहाद भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप हैं जो, चूँकि ये हम इस वक्त वो फार्चून हंटर्स, मौका परस्तों और वारदातियों में घिरे हुए हैं, इसलिए ये चूँकि मौका परस्त हैं तो इसलिए ये अलहदा नहीं हो रहा है, सारों की बका इकट्ठे होने में है। वजह यह है कि इनके सामने इमरान खान है और इनको पता है अकेले अकेले इन सारों को उसने फारिग कर दिया था, तो अकेले अकेलों को क्या करेगा। तो लिहाजा एक सिर्फ प्लस पॉइंट है उधर, और वो है उधर वन पेज का कॉन्फिडेंस वन है पेज और, पे कितना और, मुल्क और चलता है। अडयाला में 8 फरवरी का कॉन्फिडेंस है। इस तरह आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? नहीं, मैं इस तरह नहीं कर रहा। मैं इस तरह कर रहा हूँ कि ये 16 महीने की बदतरीन परफॉर्मेंस, पाकिस्तान तारीख की बदतरीन PDM-1 परफॉर्मेंस, निगरान पाकिस्तान की मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन और मुतनाज़ तरीन फ़ैसलों के बावजूद और बहुत जबर और घुटन के माहौल में के होने के बावजूद जो 8 फरवरी 2024 का आया, वो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसके अलावा कॉन्फिडेंस की एक दूसरा क्या है, जो केसेस बनाए गए वो केसेस एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। तीसरा कॉन्फिडेंस क्या है कि हर गुज़रते दिन के साथ बैरूनी दुनिया और अंदरूनी दुनिया में इमरान खान के हवाले से चीज़ें बदलती जा रही हैं और इनके हवाले से चीज़ें बिखरती जा रही हैं। चौथी कॉन्फिडेंस क्या है कि IMF देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, सऊदी अरब देख लें, UAE देख लें, चीन देख लें, सारे दोस्त और सारे जो पैसे देने वाले इदारे हैं सब कह रहे हैं कि नफ़रत तकसीम ख़त्म करें, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करें, और सब कह रहे हैं, तकरीबन 90% कह चुके हैं कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं, कमज़ोर मैंडेट है, ये फैसला नहीं कर सकती। पांचवा कॉन्फिडेंस क्या है? पांचवा कॉन्फिडेंस ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त वही कुछ हैं जो उन्होंने बड़ी मेहनत से उमर अता बंदियाल साहब को बनाया था, यानी मिनॉरिटी में हैं और उनका वो जाने वाले हैं। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर और बाकी वो उनका शुरू होने वाला है, और अदलिया एक तरफ खड़ी है और अदलिया चीज़ों को किस तरह देख रही है ये मुझे और आपको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। छठा कॉन्फिडेंस ये है कि मुल्क नहीं चल रहा, गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं हो रही। सातवां कॉन्फिडेंस ये है कि लोग तंग हैं इनसे, तमाम तर इनके वो जाली ड्रामे, टोपी ड्रामे, वो सारी फिल्में खत्म हो गई। आपने लगता है आठवां कॉन्फिडेंस ये है कि इमरान खान साहब, आपने तकरीर सुनी, उसी सेम पेज की बात उन्होंने कल की जो माजी में इमरान खान साहब किया करते थे। उन्होंने तो कल कहा कि जितना ताउन आज सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान है, शायद ये ताउन मैंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में नहीं देखा। और आपको पता है ना कि जब इमरान खान साहब के दौर में ये कहते थे, बाद में भी बल्कि उन्होंने मई में ये कही थी बात 2022 में, कि जितनी सपोर्ट इमरान खान को थी इस्टेब्लिशमेंट की, जितना ताउन था उसका 30% भी हमें मिला होता तो आज मुल्क जो है ना वो पता नहीं कहाँ चला गया होता। तो बात यह है कि इस सेम पेज का इतना कॉन्फिडेंस है कि वो तो मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पे ले जाएंगे। अब इमरान खान भी ऐसा जालिम आदमी है कि इनको वो भगा ज़्यादा रहा है, डरा ज़्यादा रहा है। अब उसने देखो परसों कह दिया कि हेलीकॉप्टर सारे ग्राउंड कर दिए जाएं और इनके नाम ECL में डालें, कहीं ये भाग ना जाएं हसीना वाजिद की तरह। अब ये तरा निकले हुए और सारा कुछ हुआ है। अब आज ये शहबाज शरीफ साहब पर, मैं कल भी इस हक़ में था कि 1 पेज होना चाहिए, आज भी इस हक़ में हूँ कि 1 पेज होना चाहिए। 1 पेज में कोई बुराई नहीं, और मुझे पता है कल भी फ़ौज ने जो कुछ किया इमरान खान के दौर पे, खैर मुझे आप भी बेहतर जानती हैं क्या कुछ इमरान खान साहब हमें खुद बताते थे कि फ़ौज उनके लिए क्या कुछ कर रही है, रास्ते के कांटे चुन रही है, पैसे मांग रही है, मुल्कों से ताल्लुकात ठीक कर रही है, अंदर इवन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक वो जो था वो हेल्प हो रही थी। आज भी जन आसिम मुनीर जो है और फ़ौज जो है ये बाहर से मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे करना, कोई सरमायाकारी देखें, ज़राअत देखें और बाकी इन्वेस्टमेंट देखें, या जो भी एफर्ट है वो वही कर रहे हैं। इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। इन्होंने अपनी अपनी सीटों पे बैठ के अपने अपने गुनाह बख्शवाए, करप्शन बख्शवाई, अब साइड पे बैठ गए। अब रोला क्या है जो आखिरी बात में करने लगा? रोला ये है कि इनको पता है केसेस जो भी केस ये इनका थोड़ा सा भी बात चलता ना इस हुकूमत का,
तो अगर अदलिया सामने इनको नज़र ना आती तो अब तक इन्होंने इमरान खान पर संगीन मुकदमा कोई बना देना था, या और अब तक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देनी थी। वजह यह है कि अब इनको पता है कि जो उम्मीदें हैं ना कि गद्दारी का आर्टिकल 6 या कोई क्यों नहीं चल सकते, चलने चाहिए। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान के दौर में चल सकते थे तो अब के दौर में क्यों नहीं चल सकते। तो उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं कि अगर फौजी ट्रायल हुआ तो सजा होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं इसके बिल्कुल ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है, बिल्कुल ठीक है, चलाएं, ज़रूर चलाएं, लेकिन उसके बाद उन फौजी अदालतों से सज़ा दिलवाएंगे तो फिर वो हाई कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा। प्रॉब्लम ये है कि आप हमज़ा कैंप का फ़ैसला पढ़ लें जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आप लाहौर हाई कोर्ट में 12 मुकदमों वाले इमरान खान का हेयरिंग सुन लें, दोबारा उनके रिमार्क्स या उसका फ़ैसला पढ़ लें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के 4 फ़ैसले पढ़ लें इस 9 मई पे, आप सेशन कोर्ट्स के 7 फ़ैसले पढ़ लें 9 मई पे। प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत जो है जितनी बातें करती है अपने लोगों के थ्रू टीवी चैनलों पर और अखबारों में, दरिया बहा देती है दलाइल का, अदालतों में कुछ नहीं दे पा रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के 2 बड़े सतून आमने सामने खड़े नज़र आ रहे हैं। इख्तियारात का जोर लगाया जा रहा है। अदलिया और पार्लियामेंट में किसी एक को ना तो मुकम्मल दुरुस्त कहा जा सकता है और ना ही मुकम्मल गलत। दोनों के मौक़िफ़ में वज़न भी है और वज़न में मौक़िफ़ से कोई इनकार भी नहीं। अदालती फ़ैसले के हक़ में अगर कंप्लीट जस्टिस की दलील दी जाती है तो दूसरी तरफ आइनी तशरीह की बजाय आइन को रीराइट करने का इल्ज़ाम भी लगता है। 12 जुलाई को फुल कोर्ट ने यह फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है और मखसूस सीटों की हकदार है, लेकिन इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर अमल दरामद किया जाता, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त दिया था कि अमल दरामद किया जाएगा, पार्लियामेंट ने फैसले पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ही मंजूर कर डाला। नए कानून में अब यह कहा गया है कि पार्टी सर्टिफिकेट ना देने वाला आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होगा। जो जमात मखसूस नशिस्तों की लिस्ट नहीं देगी वो मखसूस सीटों की हकदार भी नहीं होगी। नई तरमीम में यह भी लाजिम किया गया है कि आज़ाद उम्मीदवार के पास बस 3 दिन की मोहलत होगी कि उसने किसी और पार्टी में शामिल होना है तो शामिल हो सके, अगर वो आज़ाद नहीं रहना चाहता। जो एक बार किसी पार्टी में शामिल हो गया वो दोबारा फिर पार्टी को नहीं बदल सकेगा। अब सवाल ये है कि क्या नई कानून साजी के बाद पीटीआई मखसूस सीटों से महरूम हो गई है या होने जा रही है। सवाल ये भी है कि इस कानून साजी को अदालती तौहीन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। सवाल ये भी है कि पार्लियामान जो कह रही है अगर वो नहीं होगा तो क्या वो भी नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इसमें कोई शक नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है और हुक्म कानून के ताबे होता है। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था तो पीडीएम हुकूमत पार्लियामेंट को बीच में ले आई थी। एक करारदाद पास की गई थी कि 2 सूबों में अर्ली इलेक्शन नहीं हो सकते बल्कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शंस होंगे। क्या इस बार भी हुकूमत पार्लियामेंट का सहारा लेकर तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच जाएगी। अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी में तो चले गए हैं, तो पीटीआई ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस सारे मामले का एक अहम नुक्ता ये भी है कि अभी 8 जजेस का तफसीली फैसला आना बाकी है। 2 जजेस का जो इख्तलाफी नोट तफसीली वो तो सामने आ चुका पिछले हफ्ते। अपने फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जहां तफसीली फैसला ना आने पर तनकीद की, वहीं पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना भी गैर आइनी करार दिया। इख्तलाफी फैसले में यहाँ तक लिखा गया कि रियासत का कोई इदारा ऐसे अदालती हुक्म पर अमल का पाबंद नहीं जो आइन के मुताबिक ना हो। यानी केस की समाअत के दौरान जजिस के रिमार्क्स में जो इख्तलाफ राय था उसकी शिद्दत हमें फैसले में नज़र आई। सवाल ये है कि क्या तफसीली फैसले में अक़लियती फैसले में उठाए गए जो सवालात हैं उनके जवाबात भी सामने आ सकते हैं। सवाल ये भी है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालती फैसले के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। क्या इसे वाकई 2 बड़े जो अहम इदारे हैं, आइनी इदारे, ये आमने सामने आ गए हैं। इस पर मैं बात करूंगी। जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून
हाफिज़ एहसान अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि हुकूमत जो है वो पार्लियामान को अदलिया के मद्दे मुकाबिल ला रही है, इससे इज्तनाब किया जाए और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को रोकने के लिए जो सादा अक्सरियत से तरमीम की गई है, या इनकी खुला खिलाफ वर्जी कर रही है पार्लियामेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने अपने इंट्रो के अंदर कही है। एक तरफ आपने पार्लियामेंट की बात की है, दूसरी जुडिशरी की बात की है। लेकिन अगर इनको टोटो के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर ये है कि जब से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बनी है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशंस भी मौजूद है। चाहे कोई भी फैसला आप इंपॉर्टेंट देख लें तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू हर दफा जो है वो कोई ना कोई नया आता है। कभी वो किसी मार्शल लॉ को वैलिडेट कर देती है, कभी उसके अंदर एक स्पेस दे देती है, कभी उसके बाद ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जाके जो लॉ ऑफ नेसेसिटी है उसके ऊपर चली जाती है। और इस तरह का आपको 2024 तक अब की जो जजमेंट आई है, किसी जगह राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे चली जाती है, किसी जगह रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन पे चली जाती है, कभी चीजों से पीछे हट जाती है उस चीज के अंदर। तो दो राय इसके अंदर नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसके ऊपर इतने ब्राइट चीजें ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर हम ये कहें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़े जबरदस्त फैसले करती आई और शायद ये जो फैसला ये किया उन्होंने वो उसके अंदर क्यों इतनी जो है वो क्रिटिसिज्म आए। दूसरा उसके अंदर चले जाते हैं वो है आपकी पार्लियामेंट। इसमें भी दो राय कोई नहीं है कि पार्लियामेंट जो है इसके अंदर भी लेजिस्लेटिव जो है कॉन्ट्राडिक्शंस है। कभी पर्सन स्पेसिफिक आती है, कभी इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक आती है, कभी उसके बाद किसी को फैसिलिटेशन के अंदर बात आती है। तो ये सारी चीजें दोनों मौजूद है। लेकिन हाफिज साहब, ये भी तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। आज इनकी हुकूमत है, कल को पीटीआई की हुकूमत भी हो सकती है, किसी और जमात की हुकूमत भी हो सकती है। इस तरह तो हुकूमतों को अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले सूट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ फैसले उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट को सामने ले आएंगी। आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि हुकूमतों को अगर फैसले पसंद नहीं है तो कानून साजी कर लें। देखिए शाज़िया, ये है कि अगर आप इस फैसले पे, इस स्पेसिफिक फैसले के अंदर आए कि जो 12 जुलाई का आया है, इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो भी मेजॉरिटी के अंदर फैसला करे हमें उसे मानना चाहिए। और आर्टिकल 189 के नीचे पाकिस्तान के सारे इदारे जो हैं वो उस फैसले के पाबंद हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, जो आर्टिकल 175(2) है उसके अंदर ये कहता है कि पाकिस्तान की कोई अदालत जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या उसके अलावा भी जो अदालतें हैं, वो कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगी जिनको लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इख्तियार ना देता हो। अब इस चीज के अंदर यह है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जो 8-5 से एक फैसला किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रह के किया है? सवाल ये है। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामला था वो आर्टिकल 51 का था, आर्टिकल 106 का था, सेक्शन 104 का था और रूल 94 का था। और ये बड़ा वाज़ेह था। और एक जजमेंट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होती हुई पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई। और सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को जो लीव ग्रांट किया था वो इस बुनियाद पे किया था कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को आर्टिकल 51 के तहत सीट दी गई है वो कानून के मुताबिक है या नहीं है। अब अगर पहले फ्रेज पे चला जाए तो इसमें दो राय कोई नहीं है। SIC जो है वो 12 जुलाई के फैसले के अंदर भी डिसएंटाइटल है, वो उसके बाद 25 मार्च का जो फैसला उसमें भी डिसएंटाइटल है, और जो 1 मार्च का इलेक्शन कमीशन का फैसला उसमें भी डिसएंटाइटल है। ये भी एक हकीकत है कि 22 मार्च को जो है 22 फरवरी को SIC ने अप्लाई किया था, PTI ने अप्लाई नहीं किया था। और PTI ने एज ए प्रॉक्सी के तौर पे सुप्रीम कोर्ट तक SIC के केस को मजबूत किया और उसकी फेवर के अंदर गए और उन्हीं के कैंडिडेट जो थे वो आर्टिकल 51 लेकिन साथ ही फैसले में ये, लेकिन साथ आप ये देखें ना, बशमूल चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने ये भी कहा था उस फैसले में कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की, गलत तरीके से समझा। ये नहीं कहा था कि आप निशान छीन लें और उस पार्टी की सियासी हैसियत को ही खत्म कर दें। अच्छा नहीं, अब तीसरा आ जाते हैं। अब तीसरा उस चीज के अंदर आया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दोनों चीजें की हैं कि SIC को डिसएंटाइटल किया है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को एंटाइटल किया है। मैं ये समझता हूं कि SIC का फैसला जो है आर्टिकल 51 के नीचे बिल्कुल ठीक है और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो डिसएंटाइटल नहीं है और यही सुप्रीम कोर्ट के पास कंट्रोवर्सी। अब आपका जो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्शन एक्ट के अंदर डिसॉल्व न किया गया हो या आर्टिकल 17 के अंदर डिसॉल्व न किया गया हो, क्या उसका पॉलिटिकल स्टेटस जो है वो बरकरार रहता है? बिल्कुल बरकरार रहता है, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन अगली चीज ये है कि क्या उसके बरकरार रहने से
वो आर्टिकल 51 के नीचे जो रिजर्व सीट्स है उनके लिए एलिजिबल है या नहीं, ये है बुनियादी चीज। और वहां पे आर्टिकल 51 ये कहता है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज जो है एलोकेशन फॉर रिजर्व सीट्स के लिए एंटाइटल है, नंबर 1 जिन्होंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा हो किसी इलेक्शन सिंबल्स के ऊपर। और ये जो अमेंडमेंट थी ये 2017 के अंदर आई थी। अब ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पे हम मान भी लें, लेकिन वो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनएलिजिबल है। और यही वो एक चीज है जिसपे बुनियाद बनी है, जिसपे सारे जो आपके सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस थे उन्होंने कहा कि एसपीटीआई एंटाइटल तो है उस चीज के अंदर, यानी कि क्वालिफाई तो करती है, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि वो आर्टिकल 51 के मुताबिक वो फैसला करें जो उसकी स्पिरिट के आप खिलाफ और है। मैं जो अब बात कर रहे हैं और इतनी बहस हो रही है, आप नहीं समझते कि तफसीली फैसला ना आने की वजह से अभी तक नहीं आया, उस वजह से ज्यादा बहम पैदा हो रहे हैं? देखें चीज क्या है शाज़िया, एक तो यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है इसे हमारे सारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक चीज पे आना चाहिए कि ये जो शॉर्ट ऑर्डर और उसके बाद डिटेल ऑर्डर इससे निकल जाना चाहिए। आपके सामने एक इंपॉर्टेंट मैटर था, आप उसके अंदर जहां के ऊपर आपने 12 जुलाई से पहले 3-4 दिन लगाए, आप 4-5 दिन और लगा लेते और एक फैसला देते कि क्या आपने आर्टिकल 17 पे रिलाई किया है, क्या आर्टिकल 187 पे रिलाई किया है, या आपने किस तरह आर्टिकल 175 से बाहर निकले हैं, आप किस तरह आर्टिकल 185 से बाहर निकले हैं, किस तरह आपने ये सारी जजमेंट, अगर वो रीजनिंग आ जाती तो ये सारी चीजें जो हाइपोथेटिकल डिस्कस की जा रही हैं वो नहीं आई। अब दूसरा उसी की तरफ इशारा यह है कि जो 2 मेंबर्स बेंच का आया है उन्होंने 32 कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पॉइंट्स उठाए और सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं ये समझता हूं कि उसके अंदर अब इन जो डिटेल जजमेंट आए उन्हें एड्रेस होना चाहिए। और उसके अंदर बड़ी सीरियस बात की है उन्होंने नंबर 1 ये कहा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनको एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स देनी है तो आर्टिकल 175 से बाहर निकलना पड़ेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।